बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निम्रा की खूबसूरती पर गांव का वडेरा मर मिटा था। निम्रा उससे दूर भागती थी। एक दिन वडेरे ने उसे अगवा कर लिया और चंद रातों के बाद उसे आजाद कर दिया। निम्रा रोती हुई घर आई तो उसका मंगेतर उसे खींचकर कमरे में ले गया और बोला, मैं तुमसे तभी शादी करूंगा जब तुम्हारी पाकीज़गी साबित होगी। सर्दी की उन सर्द तरीन रातों में निम्रा बकरियों वाले बाड़े में दीवार के साथ टेक लगाए अपनी शाल अपने गिर्द लपेटे सर्दी से बचने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें बार बार भीग जाती तो वो अपनी शाल के पल्लू से अपनी आंखें साफ करती हुई वहां से उठी और दरवाजा बजाने लगी कि शायद इस बार उसकी ताई को उस पर रहम आ जाए। कई दफा दस्तक देने पर भी किसी ने दरवाजा न खोला तो वो वहीं दरवाजे के साथ टेक लगाकर बैठ गई। डर के मारे वो खुद में ही सिमट रही थी। बचपन से ही उसे अंधेरे से बहुत खौफ आता था। आज भी उसे वो दिन याद था जब अंधेरी रात में निम्रा की मां किसी दूसरे मर्द के लिए निम्रा के बाप से झगड़ रही थी। ये झगड़े उनके घर में रोज का मामूल थे। झगड़े होते होते इस कदर बढ़ गए कि एक दिन निम्रा की मां हमेशा के लिए निम्रा के बाप और निम्रा को छोड़कर उस घर से ही चली गई। उन्होंने ये तक न सोचा कि उनकी एक बेटी भी है। उनके जाने के बाद वो क्या करेगी? वो जो हर वक्त मां की आगोश में रहती, वो उसकी आगोश के बिना क्या जिंदा रह पाएगी? वो पल भर में सब कुछ खत्म करने के बाद चली गई। निम्रा की मां के उस घर से चले जाने के बाद निम्रा के बाप ने निम्रा को साथ लिया और अपने बड़े भाई के घर आ गया। निम्रा के ताया को तो गुजरे हुए कई साल हो चुके थे। जब निम्रा की ताई ने निम्रा और उसके अब्बा को देखा तो नागवारी से माथे पर बल डाल दिए। अकबर, अब तुम लोग यहां क्या लेने आए हो? तुम्हारे भाई के चले जाने के बाद अब हमारा तुम लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं। निम्रा का अब्बा अकबर बोला, भाभी, ये खून के रिश्ते जबानी कलामी तो खत्म नहीं होते। वैसे भी आपने हमसे रिश्ता तोड़ा था। मैंने तो कभी भी आपको बेगाना नहीं समझा। अब जबकि मुझ पर मुश्किल आन पड़ी है तो इस वक्त में मुझे आप लोगों की जरूरत है। मंसूर, तुम ही कुछ बोलो ना, अपनी मां को समझाओ। मंसूर बोला, चाचा आप आए अंदर बैठे, मैं अभी अम्मी से बात करता हूं। अकबर ने अपनी भाभी को यह नहीं बताया था कि वो यहां पर किस सिलसिले में आया है। न जाने निम्रा की कजन ने अपनी मां से क्या कहा कि जब वो कमरे में दाखिल हुई तो बहुत खुश थी। निम्रा का अब्बा बोला, भाभी, बात यह है कि निम्रा की मां हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी की परवरिश आप करें। तो ताई बोली, अकबर तुम बिल्कुल फिक्र न करो, मैं इसे अपनी बेटियों की तरह रखूंगी। ताई अपनी तीखी नजर से निम्रा की तरफ देखते हुए बोली, तुम ऐसा करो, वो घर छोड़ो, इधर ही हमारे साथ रहो। अकबर बोला, नहीं भाभी, आप सिर्फ निम्रा को अपने पास रख लें। मैं काम के लिए शहर जा रहा हूं। जब मैं वापस आया करूंगा तो निम्रा को अपने साथ घर ले जाया करूंगा। तब तक मेरी बेटी आपके पास अमानत है। ताई बोली, ठीक है, लेकिन अगर इसे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मैं कहां से इसकी जरूरत पूरी करूंगी? हम तो खुद का पता नहीं कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारी बेटी का बोझ नहीं उठा सकती। इसीलिए इसका खर्चा तो तुम्हें देना होगा, वरना मैं साफ अल्फाज में बता रही हूं कि तुम इसे ले जा सकते हो। निम्रा मासूमियत से अपने बाप की तरफ देखने लगी। अकबर ने अपनी जेब से कुछ रकम निकाली और अपनी भाभी को देते हुए बोला, भाभी, ये रकम आप सब लोगों के लिए काफी होगी। निम्रा के अब्बा ने निम्रा को प्यार किया और चला गया, ये जाने बगैर कि उसके जाने के बाद उसकी बेटी के साथ क्या सलूक होगा। उसकी ताई ने उसे काम पर लगा दिया। वो बहुत छोटी सी और मासूम सी थी। अपनी ताई के हर अच्छे बुरे रवैये को बर्दाश्त करती रही। उसके सिवा निम्रा के पास और कोई चारा भी तो नहीं था। वो अक्सर रात को छुपकर अपनी मां को याद करके रोया करती और फिर उसका दुख सुख सुनने के लिए उसका अब्बा भी तो उसके पास नहीं था। अकबर ने शहर जाने के बाद सिर्फ 2 दफा गांव चक्कर लगाया। वो जब आता ताई को पैसे देकर जाता। इसी खुशी में कुछ दिन ताई का रवैया निम्रा के साथ अच्छा रहता, लेकिन उसके बाद फिर वही जली कटी बातें सुनने को मिलती। अब निम्रा को इस घर में घुटन होने लगी थी। अपनी ताई के जुल्म सहकर वो मासूम सी कली न जाने हर वक्त किन सोचों में गुम रहती थी। अकबर को शहर गए हुए कई महीने गुजर गए। एक दिन निम्रा अपनी ताई से बोली, ताई, मेरे अब्बा शहर से कब आएंगे? ताई नफरत आमीज आंखों से निम्रा की तरफ देखते हुए बोली, न जाने कब आएगा, तुझ मनहूस को हमारे सर पर बांध कर चला गया है। जा जाके सारे सहन में झाड़ू लगा, नजर नहीं आ रहा कितना गंदा पड़ा हुआ है। मैंने तुम्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए नहीं रखा। कुछ अरसे के बाद अकबर आया। निम्रा को अपना अब्बा कुछ बदला बदला सा लग रहा था। अपने अब्बा को अकेला पाकर निम्रा बोली, अब्बा, मुझे अपने साथ ले चले, मुझे नहीं रहना यहाँ। ताई मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करती है।
निम्रा को ऐसा लग रहा था जैसे उसका अब्बा किसी और दुनिया में ही है। अब्बा क्या हुआ, आप जब से आए हैं खामोश हैं। तो अकबर बोला, निम्रा, मैं तुम्हें शहर लेकर नहीं जा सकता। मैंने वहां दूसरी शादी कर ली है। मैं भी तो यही चाहता था कि तुम मेरे साथ रहो, लेकिन जब मैंने ये बात अपनी बीवी से की तो उसने कहा है कि या तो मैं तुम्हें अपने साथ रख लूं या उसे। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। निम्रा, जो उस वक्त 18 साल की थी, अपना अच्छा बुरा समझने लगी थी, अपने अब्बा से बोली, अब्बा, मैं तो यहां पर भी रह लूंगी, आप मेरी फिक्र मत करें। बस अगर हो सके तो कभी कभार मुझसे मिलने आ जाया करें। जब ये बात निम्रा की ताई को पता चली कि अकबर ने शहर में शादी कर रखी है तो उसने पूरे घर में वावेला मचा दिया। वो बोली, अकबर, अपनी बेटी को अपने साथ ही लेकर जाओ। मुझसे नहीं उठाई जाती इतनी बड़ी जिम्मेदारी, और फिर तुम्हारी बेटी है, इसकी जिम्मेदारी उठाने का हक तुम्हारा ही बनता है। अकबर बोला, भाभी, मैं मजबूर हूं। अगर मैं निम्रा को वहां लेकर गया तो मेरा बसा बसाया घर फिर से टूट जाएगा। तो ताई तल्ख होते हुए बोली, तो इसे इसकी मां के पास ही छोड़ाओ। खुद तो अपने आशिक के साथ चली गई, जाते हुए ये बोझ हमारे लिए छोड़ गई। अकबर बोला, भाभी, अगर आप निम्रा को अपने पास रख लें तो ये आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं इसके खर्चे के लिए शहर से रकम भेजता रहूंगा, ये आप पर बोझ नहीं बनेगी। निम्रा की ताई हाथ उठाते हुए बोली, रहने दो अकबर, जितनी रकम तुम भेजते हो उससे तो बेहतर है ना ही दिया करो। अकबर बोला, मैं कोशिश किया करूंगा कि आइंदा से ज्यादा रकम भिजवाया करूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। उसके बाद निम्रा के अब्बा कभी भी उससे मिलने के लिए नहीं आए। वो हर पल हर घड़ी अपने बाप के आने का इंतजार करती थी। उसका अब्बा जब उससे मिलने के लिए नहीं आता था, ये बात भी उसके लिए ताना बन चुकी थी। निम्रा इतनी मासूम, भोली भाली और खूबसूरत थी कि गांव की सभी औरतें उससे बहुत प्यार करती थी। खूबसूरत होने के साथ साथ वो बहुत नर्म मिजाज और मोहब्बत बांटने वाली लड़की थी। वो घर के कामकाज करने के बाद अक्सर नहर के किनारे दरख्तों की छांव के नीचे जाके बैठा करती थी, जहां उसकी दोस्ती सनोबर से हो गई। सनोबर गांव के उस घर में से थी जो सबसे ज्यादा अमीर कबीर था। पहली नजर में ही सनोबर को निम्रा बहुत अच्छी लगी थी। सनोबर और निम्रा की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। निम्रा अपना हर दुख सुख सनोबर से बांटती थी, मगर उसने कभी सनोबर को यह नहीं बताया था कि उसकी ताई उसके साथ क्या सलूक करती है। उसने सिर्फ अपनी माँ और अपने बाप के मुतालिक ही बताया था कि वो किस तरह उसे ताई के सहारे छोड़कर चले गए। सनोबर बोली, तो ताई का कैसा रवैया है तुम्हारे साथ? निम्रा बोली, वो तो अच्छी है, मगर शायद मुझ में ही कहीं कोई कमी है। मेरी माँ से तो अच्छी ही है। माँ ने मुझे छोड़ते वक्त ये भी नहीं सोचा कि मैं उनकी बेटी हूं, और एक बेटी को सबसे ज्यादा अपनी माँ की जरूरत होती है, चाहे फिर वो उम्र के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो। सनोबर के साथ निम्रा को वक्त गुजरने का पता ही न चला। जब वो घर गई, शाम होने को थी। अभी वो घर में दाखिल हुई थी। ताई देखकर बोली, आ गई महारानी, कहाँ थी तुम? अपने किस आशिक से मिलने गई थी? अपनी माँ की तरह कौन सी गुल खिलाओगी? मैं इसी दिन से डरती थी और तेरे बाप को कहती थी कि वो तुम्हें अपने साथ शहर ले जाए। मैं किसी किस्म की बदनामी अपने सर नहीं ले सकती। हम इज्जतदार लोग हैं, बेहतर यही होगा कि यहां से बोरिया बिस्तर समेटो और चलती बनो। निम्रा की ताई का बेटा मंसूर छत पर खड़ा ये सारा ड्रामा देख रहा था। निम्रा अपने आंसू साफ करती हुई किचन में घुस गई, क्योंकि यही उसकी सबसे बेहतरीन पनाहगाह थी, जहां वो काम के साथ साथ रोकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया करती। अगर ताई उसे कभी रोते हुए देख लिया करती तो कहती, क्या रोकर तुम ये साबित करना चाहती हो कि मैं तुम पर बहुत जुल्म करती हूं, तुम्हें खाने को नहीं देती? ये रो रोकर हमारे घर में नहूसत मत फैलाया करो। ताई की बातों की वजह से निम्रा ने बाहर निकलना बहुत कम कर दिया। निम्रा अपनी ताई की बातों से डरती थी, क्योंकि उसकी ताई उसके माँ बाप के हवाले से उसे ताने दिया करती थी, जो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होते, लेकिन वो फिर भी सब बर्दाश्त कर रही थी। निम्रा को यकीन था कि एक न एक दिन उसका अब्बा जरूर आएगा और उसे यहां से ले जाएगा। वो इसी उम्मीद के सहारे जी रही थी। मंसूर निम्रा की ताई यानी अपनी माँ से बोला, अम्मा, तू क्यों हर वक्त उस बेचारी के पीछे पड़ी रहती है? एक तो वो सारा दिन घर के काम करती रहती है, ऊपर से तुम हर वक्त उसे बातें सुनाती रहती हो। निम्रा की ताई अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए बोली, ना मंसूर, तुझे बड़ी फिक्र है उसकी। कहीं उसने तुझे अपने जाल में तो नहीं फंसा लिया जो तू उसकी इतनी साइड ले रहा है? मंसूर बोला, अम्मा, तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर तुम्हें उस पर नहीं तो अपनी बेटी पर तो यकीन होना चाहिए। मान लो अगर वो ऐसी वैसी लड़की है भी, आपका बेटा तो आपकी तरह इज्जतदार है ना, वो कभी कोई ऐसी हरकत कर सकता है भला? आप ऐसा क्यों नहीं करती
कि उसका रिश्ता देखकर उसकी शादी करवा दें। वैसे मंसूर कह तो ठीक रहे हो, लेकिन कुछ लिए दिए बगैर उससे शादी करेगा कौन? आजकल तो लोग इतनी बड़ी बड़ी फरमाइशें करते हैं। उसके बाप ने उसके लिए दिया ही क्या है जो मैं उठाकर उसे दे दूंगी। अम्मा, आप सोचना छोड़ दें, इसका हल भी मैंने सोच रखा है, जिसके बाद आप तो फायदे में ही रहेंगी। अच्छा, जल्दी से बताओ, तुम्हारे इस छोटे से दिमाग ने क्या सोच रखा है? मंसूर बोला। अम्मा देख लो, फिर तुमने गुस्सा नहीं करना। तो वो बोली, अच्छा बताओ तो सही, क्या सोचा है तुमने उस मनहूस से पीछा छुड़वाने के लिए? तो मंसूर बोला, अम्मा तुम निम्रा का निकाह मुझसे कर दो। तो निम्रा की ताई यानी जुबैदा बोली, अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? मंसूर अपनी मां को ठंडा करते हुए बोला, अम्मा पहले तुम मेरी पूरी बात सुनो, फिर उसके बाद जो फैसला होगा मुझे मंजूर है। जुबैदा बोली, अच्छा बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? देखो अम्मा, अगर निम्रा की शादी मुझसे कर दोगी तो उसके तुम्हें बहुत से फायदे होंगे। एक तो तुम्हें घर के काम के लिए नौकरानी मिल जाएगी, दूसरा हम चाचा से डिमांड करेंगे कि वो गांव वाला घर मेरे नाम कर दें, क्योंकि जहेज में तो वो कुछ भी देने से रहे। अम्मा सोच लो, इसमें फायदा तुम्हारा ही है। निम्रा तुम्हारी हर अच्छी बुरी बात बर्दाश्त करती है। अगर तुमने मेरी शादी कहीं और कर दी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जितनी जली कटी बातें तुम निम्रा को सुना लेती हो, कोई दूसरी हरगिज नहीं सुनेगी। जुबैदा बोली, अरे वाह मंसूर, तेरा दिमाग तो बहुत काम करता है। मैं अकबर से राब्ता करके इस बारे में बात करती हूँ। मान तो वो जाएगा ही, क्योंकि वो तो खुद इससे पीछा छुड़वाता फिरता है। जुबैदा ने निम्रा के अब्बा से राब्ता किया तो निम्रा के अब्बा ने कहा, भाभी जैसे तुम्हारी मर्जी है वैसे कर लो, मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है। हर माह की तरह इस महीने भी मैं पैसे भेजूंगा। निम्रा जो भी पसंद करेगी उसे दिलवा देना, मगर मेरी मजबूरी है, मैं आ नहीं सकूंगा। जुबैदा ने निम्रा को कुछ ना बताया, बल्कि यही कहा कि मैंने तुम्हारे बाप को बुलाया था कि तुम्हारा रिश्ता मेरे बेटे से पक्का होने लगा है तो वो आ जाए, मगर तुम्हारे बाप ने तो आने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे जैसे तुम्हारे अब्बा को तो तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ये तो मैं ही हूं जिसने तरस खाकर तुम्हें इस घर में रखा हुआ है और अब अपनी बहू बनाने लगी हूं। ये सुनते ही निम्रा भागते हुए अपने कमरे में चली गई और दीवार से टेक लगाकर फूट फूट कर रोने लगी कि क्या अम्मा अब्बा ने मुझे इसी दिन के लिए पैदा किया था। खुद तो वो अपनी अपनी जिंदगी जी रहे और मैं यहां हर रोज जीती और हर रोज मरती हूं। मेरे बारे में तो दोनों ने ही नहीं सोचा, और अब जबकि मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला होने जा रहा है, अब्बा जानते भी हैं कि मंसूर अच्छा इंसान नहीं है, उसके बावजूद अब्बा इस रिश्ते को रोकने के लिए नहीं आए। ऐसी जिंदगी जीने से तो बेहतर था कि उन्होंने मुझे बचपन में ही मार दिया होता। ऐसे रोज रोज मरने से तो एक दिन ही मर जाना अच्छा था। उस दिन निम्रा ने ना कुछ खाया ना पिया, वो सारी रात रोती रही। रो रो कर उसकी आंखें सूज कर सुर्ख हो गई थी। सारी रात रोने के बावजूद भी निम्रा का दिल हल्का नहीं हुआ था, तो वो उसी जगह चली गई जहां वो अक्सर जाया करती थी। वो जगह इस कदर पुरसुकून थी कि वहां जाकर निम्रा अपना हर दुख भूल जाती थी। सनूबर जो पहले से ही वहां मौजूद थी, निम्रा को आते हुए देखकर एकदम खड़ी हो गई। निम्रा को कंधे से पकड़कर बोली, क्या हुआ है तुम्हें? देखो तो जरा, तुम्हारी आंखें कैसे सूजी हुई हैं। क्या तुम पूरी रात रोती रही हो? निम्रा नजरें चुराते हुए दूसरी साइड पर देखने लगी और बोली, शायद आंख में कुछ चला गया है। सनूबर उसका मुंह अपनी तरफ करते हुए बोली, क्या तुम मुझे पागल समझती हो? तुम्हारी दोस्त हूं, इतना तो मैं भी समझती हूं। अच्छा बताओ क्या हुआ है? निम्रा बोली, ताई मेरा रिश्ता अपने बेटे मंसूर के साथ पक्का करने वाली है। सनूबर, तुम नहीं जानती, मंसूर बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। कई दफा आते जाते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे साथ बदतमीजी की। मुझे वो इंसान एक आंख नहीं भाता। सनूबर बोली, अच्छा तो तुम इसलिए रोती रही हो? नहीं सनूबर, बल्कि मैं तो अपनी किस्मत पर रोती रही हूं कि देखो मैंने भी कैसी अजीब किस्मत पाई है। अब जबकि मेरी जिंदगी का इतना अहम और बड़ा फैसला होने जा रहा है, वो फैसला जो कि माँ बाप को करने का हक होता है, वो फैसला भी ताई ही कर रही है। उन्होंने जब अपना फैसला मेरे अब्बा को सुनाया तो तुम जानती हो अब्बा ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है, जो फैसला आपको ठीक लगे कर लेना। सनूबर, क्या मैं इतनी ही बुरी हूं जो ताई मुझे अपने ऐसे बेटे के साथ बांध रही है? सनूबर निम्रा को दिलासा देते हुए बोली, तुम फिक्र क्यों करती हो? सब अल्लाह पर छोड़ दो। जब तुमने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो तुम्हारे साथ कैसे बुरा हो सकता है? तुम तो इतनी अच्छी हो कि किसी के साथ बुरा करने का सोच भी नहीं सकती। निम्रा सनूबर के कंधे पर सर रखकर रोने लगी। सनूबर, एक तुम ही हो जो मेरा दुख समझती हो। सनूबर और निम्रा भी वहां से उठी थी
कि एक गाड़ी उनके आगे आके रुकी। गाड़ी का शीशा नीचे किया गया तो एक मर्दाना आवाज आई। निम्रा जो कि साइड पर थी, उसे नजर नहीं आया कि अंदर कौन बैठा है, लेकिन जो भी था उसकी आवाज बहुत खूबसूरत थी। बोलने का अंदाज अलग ही था। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो इसी गांव का रहने वाला है। सनोबर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर में बीजान तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर पागल हो रही है। चलो जल्दी घर चलो। सनोबर ने निम्रा का हाथ पकड़ा और गाड़ी में बैठ गई। निम्रा उसकी तरफ देखने लगी तो सनोबर बोली, हम तुम्हें घर जाते हुए छोड़ देंगे। निम्रा नजरें झुकाए बैठी ये सोच रही थी कि अगर ताई ने मुझे देख लिया तो न जाने वो कौन कौन सी बातें बनाएगी। शायद सनोबर जान चुकी थी कि निम्रा क्या सोच रही है, इसीलिए सनोबर बोली, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें पीछे ही उतार देंगे। निम्रा को ऐसे महसूस हो रहा था जैसे किसी की नजरें उस पर मरकूज हों। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। न जाने क्यों वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि क्या हो रहा है। वो अपने ही ख्यालों में थी कि एकदम से गाड़ी रुकी। निम्रा, तुम यहाँ उतर जाओ। वैसे तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर के पास भी छोड़ सकती हूँ, लेकिन फिर कहीं तुम्हारे लिए मुश्किल न हो जाए। निम्रा बोली, सनोबर, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अच्छा, मैं चलती हूँ। मंसूर, जो कि अपने आवारा दोस्तों के टोले के साथ खड़ा था, निम्रा को देखकर फौरन घर आया और निम्रा पर रोब जमाते हुए बोला, ये तुम कहाँ आवारागर्दियां करती रहती हो? आज के बाद तो मुझे बाहर नजर ना आओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। निम्रा खामोशी से कमरे में चली गई, क्योंकि वो ऐसे इंसान की मुंह नहीं लगना चाहती थी। निम्रा को मंसूर एक आंख नहीं भाता था, वो उससे शदीद नफरत करती थी। एक दिन निम्रा की ताई दोपहर से बाजार गई और शाम को घर लौटी तो ताई के हमरा बहुत से शॉपर थे। वो आते ही निम्रा पर टूट पड़ी, अरे इस लड़की से तो इतना भी नहीं हुआ कि मुझे एक गिलास पानी ही पिला दे। आखिर इतनी गर्मी में इसी के लिए तो ख्वार होती बाजारों में फिरती रही हूं मैं। निम्रा जल्दी से पानी लेकर आई। छोड़ इस पानी को, मेरी प्यास तो बुझ गई है। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आई हूँ, अच्छे है ना? निम्रा बोली, जी ताई। ताई एक नज़र निम्रा पर डालते हुए बोली, मैंने सोचा तुम्हारे माँ बाप तो होते हुए भी तुम्हारी खुशी में शामिल होने के लिए राजी नहीं है, तो ये सब मुझे ही करना पड़ेगा। ये ना समझना कि मैं तुम पर तरस खाकर ये सब कर रही हूँ, बल्कि ये सब तो मैं अपने बेटे की खुशी के लिए कर रही हूँ। अरे भाई, मंसूर मेरा इकलौता बेटा है, उसकी शादी पर ही मैं अपने सारे अरमान पूरे करूंगी। निम्रा बोझल कदमों के साथ किचन में चली गई। वो बखूबी जानती थी कि जिन पैसों से ये सारा सामान आया है वो उसके अब्बा ने भेजे हैं, मगर वो खामोश रही, क्योंकि वो ऐसी ही थी। कोई उसे 10 बातें भी सुनाता तब भी वो किसी को बदले में जवाब न देती। ताई के कुछ खास रिश्तेदार तो थे नहीं, सिर्फ आस पड़ोस के लोगों को ही मंगनी की रस्म पर ताई ने दावत दी। निम्रा ताई से बोली, ताई जान, क्या मैं अपनी एक दोस्त को इस रस्म पर बुला सकती हूँ? और मेरा तो कोई अपना इस मौके पर मौजूद नहीं होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बुला लो। तुम्हारी एक सहेली के आने से हमारा खाना कम थोड़ी पड़ जाएगा। जब से निम्रा और सनोबर की आपस में दोस्ती हुई थी तब से वो एक दूसरे के घर नहीं गई थी। निम्रा ने सनोबर को अपनी मंगनी पर आने की दावत दी तो सनोबर हैरान हुई। निम्रा, तुम ये सब क्यों कर रही हो, ये जानते हुए भी कि वो आवारा लड़का तुम्हारे लायक नहीं है? तुम कहाँ और वो कहाँ? तुम इतनी खूबसूरत और मासूम हो कि कोई भी अच्छा लड़का तुम्हें मिल सकता है। निम्रा सनोबर से अपने आंसू छुपाती हुई बोली, शायद यही मेरी किस्मत है। मुझे शुरू से ही दुख सहने की आदत है, शायद इसलिए अब मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कल तुम जरूर आ जाना। सनोबर निम्रा को जाते हुए देख रही थी कि काश कोई ऐसा आए जो निम्रा की जिंदगी के सारे दुख मिटा दे। शाम को सनोबर ने अपनी बीजान को बताया कि कल उसकी दोस्त निम्रा की रस्म है। वो अक्सर बीजान से निम्रा की बातें किया करती। पास बैठा मलिक नवाज, जो कि बीजान का पोता था, वो बोला, ये तुम्हारी वही दोस्त है ना जो उस दिन हमारे साथ गाड़ी में आई थी? जी लाला, वही मेरी दोस्त है। बेचारी बहुत मजलूम है, उसके माँ बाप की किए की सजा उसे भुगतनी पड़ रही है। निम्रा की ताई उसका रिश्ता अपने आवारा बेटे के साथ कर रही है, और वो इतनी मासूम है कि सब कुछ जानते बूझते हुए भी खामोशी से सब्र करके बैठी है। मुझे तरस आता है उस मासूम पर, बीजान बोली। तो वो आवाज किसके सहारे उठाए? उसे पता है अगर उसने आवाज उठाई भी तो उसकी आवाज उसकी ताई दबा देगी। सब्र करने वालों को अल्लाह बहुत अजर देता है। इतने में मुलाजिम आया, साईं बाहर कुछ लोग जिरगे के लिए आए हैं। मलिक नवाज बोला, तुम जाओ, मैं आता हूं। सनोबर बोली, लाला, कभी तो आप भी इन कामों से छुट्टी ले लिया करें, आपके पास तो हमारे साथ गुजारने के लिए 2 घड़ी का वक्त नहीं होता। मलिक नवाज खड़ा होता हुआ बोला, बस देख लो सनोबर, बीजान ने मुझे इन कामों में फंसा दिया है। मैं तो खुद नहीं चाहता ये सब करना, मगर बाबा के चले जाने के बाद उनकी सीट मुझे ही संभालनी थी। मलिक नवाज रात देर तक निम्रा के बारे में सोचता रहा। न जाने वो लड़की क्यों बार बार उसके दिल पर दस्तक दे रही थी। एक नजर में ही निम्रा मलिक नवाज के दिल को भा गई थी। मलिक नवाज अपने कमरे में टहलते हुए सोचने लगा,
मैं क्यों उस लड़की के बारे में इतना सोच रहा हूँ, जबकि मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि उसका रिश्ता उसके कज़न के साथ होने जा रहा है। मलिक नवाज उस गांव का वडेरा था। चंद साल पहले मलिक नवाज के वालिद शदीद बीमारी के ज़ेर असर इस दुनिया से चल बसे। उनके चले जाने के बाद यह फैसला किया गया कि उनके बेटे मलिक नवाज को इस गांव का वडेरा बना दिया जाए, जबकि मलिक नवाज की मां का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। तो तब से सनोबर और मलिक नवाज को उनकी दादी, जिन्हें वो बीजान कहते थे, उन्होंने ही पाला पोसा था और उनकी बड़ी अच्छी तरबियत की थी। मलिक नवाज की उनके गांव में बहुत इज्जत थी। निमरा की मंगनी वाले दिन सनोबर वक्त से पहले पहुंच गई, क्योंकि इस मौके पर वो निमरा को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, जबकि उसे अपनों की जरूरत थी और उसके अपने ही उसके पास नहीं थे। और इसका अंदाजा सनोबर निमरा को देखकर लगा रही थी, जिसकी आंखें बार बार भीग जाती। वो सबसे अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रही थी। मंगनी की रस्म के लिए निमरा को स्टेज पर लाया गया। वो मामूली से जोड़े में मलबूस हर एक की निगाहों का मरकज थी। हर कोई उसके हुस्न की तारीफ कर रहा था। आए हुए मेहमानों में से एक पड़ोसन बोली, जुबैदा, वैसे ये तुम अपने देवर की बेटी के साथ ज्यादती कर रही हो। क्या तुम अपनी बेटी की मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई हो कि तुम्हें पराई बेटी नजर नहीं आती? तुम्हारा बेटा एक आवारा लड़का है, वो कैसे इस बच्ची की जिम्मेदारी उठा लेगा? कुछ तो खुदा का खौफ करो। तुम्हारी अगर अपनी बेटी होती तो क्या तुम उसके साथ भी ऐसा सुलूक करती जैसा कि इस मासूम के साथ कर रही हो? जुबैदा बोली, कोई मासूम नहीं है, ये बस तुम लोगों के सामने मासूम बनने का ढोंग कर रही है। अरे इसी ने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाकर इस रिश्ते के लिए राजी किया है। यकीन नहीं आता तो खुद ही पूछ लो इससे। उस वक्त निमरा को ऐसा लगा कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। न जाने क्यों ताई उस पर ऐसे इल्जाम लगा रही थी, जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं था। वो तो मंसूर से शदीद नफरत करती थी। मंसूर की मौजूदगी से उसे घिन आती थी। निमरा सर झुकाए बैठी रही तो सनोबर बोली, निमरा, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। जब तक तुम अपने हक के लिए नहीं बोलोगी, ये लोग तुम पर इल्जाम लगाते रहेंगे और तुम सहती रहोगी। खुदा के लिए कुछ तो बोलो। निमरा की ताई गुस्से से बोली, अरे ये क्या बोलेगी? ये कुछ बोलने के काबिल है? ये हम ही हैं जो इसे कबूल कर रहे हैं, वरना तो उसके सगे माँ बाप भी इसकी शक्ल देखना गवारा नहीं करते। इसकी माँ अपने आशिक के साथ चली गई और बाप ने शहर में जाकर दूसरी शादी कर ली और इस अजाब को हमारे ऊपर नाजिल कर दिया। और अगर अब हम इस अजाब को झेलने के लिए तैयार हैं तो तुम लोग तरह तरह की बातें कर रहे हो। मंसूर बेटा, इधर आओ, मंगनी की रस्म करते हैं। उस वक्त निमरा का जी चाह रहा था कि वो यहां से भाग जाए। जब मंगनी की रस्म खत्म हुई तो काफी रात हो चुकी थी। सनोबर निमरा को उसके कमरे में ले गई। उधर सनोबर के हवेली में न होने की वजह से बीजान को बहुत बेचैनी लगी हुई थी। उन्होंने मलिक नवाज को बुलाया कि वो जाकर सनोबर को ले आए। रात काफी हो चुकी है और घर की बच्चियों को इस वक्त तक बाहर नहीं रहना चाहिए। मलिक नवाज ने अपनी बीजान के हुक्म की तामील की और सनोबर को लेने चले गए। मलिक नवाज ने घर के बाहर खड़े होकर सनोबर को फोन किया, निमरा, अब मुझे चलना चाहिए। मुझे लेने के लिए लाला आए हैं। बीजान को मेरी फिक्र हो रही होगी। मेरे बिना तो उनका 1 मिनट के लिए भी गुजारा नहीं, इसीलिए तो देखो लाला को भिजवा दिया है। निमरा सनोबर को छोड़ने के लिए दरवाजे तक गई। मलिक नवाज की नजर निमरा पर पड़ी तो मलिक नवाज की धड़कन तेज हो गई। वो जाते हुए सोच रहा था कि क्या कोई इस कदर भी हसीन हो सकता है या फिर ये मेरी आंखों का कमाल है। वो लड़की दिन ब दिन मलिक नवाज के लिए अहम होती जा रही थी। सनोबर, क्या तुम्हारी दोस्त इस रिश्ते से खुश नहीं है? लाला, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। भला जो रिश्ते जोर जबरदस्ती से जोड़े जाएं, उनमें खुशी कहाँ होती है? निमरा ये सब मजबूरी में कर रही है। इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अगर उसने अपनी ताई की बात ना मानी तो उसकी ताई उसको घर से निकाल देगी। और लाला, आपको पता है वो ये सब कुछ लालच में कर रहे हैं। मलिक नवाज हैरत से बोला, कैसा लालच? सनोबर बोली, निमरा के अब्बा को जो इस गांव में घर है, शादी के वक्त ये लोग निमरा के अब्बा से डिमांड करेंगे कि वो मंसूर के नाम करवाए। मलिक नवाज बोला, ये तो बहुत ज्यादती है उसके साथ। वो तो इतनी मासूम है, मुझे नहीं लगता कि वो अपने हक के लिए भी बोलती होगी। लाला, यही तो बात है, इसीलिए तो वो लोग निमरा के साथ इतनी ज्यादती कर रहे हैं। और वो लड़का मंसूर किरदार का अच्छा नहीं है। उसने कई बार निमरा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, इसके बावजूद वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। ये सुनकर मलिक नवाज को बहुत गुस्सा आया। एकदम से उसने गाड़ी को ब्रेक लगाई तो सनोबर उछलकर वापस सीट से जा लगी। लाला, ध्यान से। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उधर सनोबर के चले जाने के बाद ताई निमरा से बोली, तुम जानती ही हो ये लड़की जो तुम्हारी दोस्त है वो कौन है? वो यहाँ के वडेरे की बहन है। तो तुम उसके साथ दोस्ती कम कर दो, वरना ये ना हो कल को कोई मसला खड़ा हो जाए। ये वडेरे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, जिसके पीछे पड़ जाएं
7 नस्लों तक पीछा नहीं छोड़ते तो तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि उससे दूर रहो। उधर मलिक नवाज का दिल निम्रा को देखने के लिए बेचैन था। वो उसकी एक झलक देखने को तरस रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि वो इन 4 दिनों में किस कदर निम्रा का दीवाना हो चुका था कि उसकी एक नजर देखने को भी अपनी खुशनसीबी ही समझता। एक दिन मलिक नवाज सनोबर से बोला, क्या तुम्हें अपनी दोस्त से मिलने नहीं जाना? यहां घर पर पड़ी पड़ी बोर होती रहती हो, चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूं। तो वो बोली, जब मिलना होगा मैं खुद ही मिलाऊंगी। वैसे भी वो हर रोज खुलकर सांस लेने के लिए नहर के पास वाले पार्क में आती है। मलिक नवाज वापस पलटा। वो निम्रा से मिलना चाहता था। इससे पहले कि मलिक नवाज गाड़ी में बैठता, ड्राइवर आगे बढ़ा, लेकिन मलिक नवाज ने हाथ के इशारे से रोक दिया। मलिक नवाज नहीं चाहता था कि किसी को उसके बारे में पता चले कि गांव का वडेरा एक लड़की से मिलने गया था। मलिक नवाज गाड़ी से उतरा। वह आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ निम्रा के पास जा खड़ा हुआ, लेकिन निम्रा को मलिक नवाज की मौजूदगी का बिल्कुल एहसास न हुआ। न जाने वो कितनी गहरी सोचों में डूबी हुई थी। जब उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो वो एकदम खड़ी हो गई। मलिक नवाज बोला, देखो घबराओ मत, मैं तुमसे यहां सिर्फ बात करने के लिए आया हूं। मलिक नवाज को समझ नहीं आ रही थी कि वो बात कहां से शुरू करे, क्योंकि इससे पहले कभी भी उसके दिल का ये हाल नहीं हुआ था। वो किसी के लिए भी इतना बेचैन नहीं था। निम्रा की मौजूदगी उसकी रूह तक को पुरसुकून कर रही थी। देखें, अगर किसी ने आपको यहां देख लिया तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। मेहरबानी करके अब आप यहां से चले जाएं। नहीं, मैं हरगिज यहां से नहीं जाऊंगा। निम्रा वहां से जाने के लिए भागी, मगर मलिक नवाज ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब तक मेरी बात नहीं सुनोगी मैं तुम्हें भी यहां से नहीं जाने दूंगा। निम्रा ने अपना हाथ छुड़वाया और तेज तेज कदम उठाती हुई घर चली गई। निम्रा के दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी। निम्रा को एक अनोखे से एहसास ने आन घेरा था। वो खुद भी इस एहसास को नाम नहीं दे पा रही थी। अब तो अक्सर ही ऐसा होने लगा। निम्रा मलिक नवाज से दूर दूर भागती थी, जबकि वो अच्छी तरह जानने लगी थी कि उसके दिल में मलिक नवाज के प्यार की कोंपलें फूटने लगी थी। और ऐसा होता भी क्यों ना, मलिक नवाज कौन सा किसी से कम था। गांव की कितनी ही लड़कियां मलिक नवाज पर मरती थी। मलिक नवाज अक्सर सनोबर से निम्रा की बातें करता। उसके लिए निम्रा की बातें करना भी बायस से मुसर्रत था। सनोबर ने यह बात बहुत दफा नोट की, लेकिन वो लाला से कुछ कह ना पाती। निम्रा और मलिक नवाज की कितनी ही मुलाकातें हो चुकी थी। इसके बावजूद निम्रा खौफ खाती। उसे ताई की वो बात याद आ जाती कि ये जो वटेरे होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, नस्लों तक पीछा नहीं छोड़ते। निम्रा बोली, देखिए साईं, आप मेरा पीछा छोड़ दें। आप जानते हैं मंसूर के साथ मेरा रिश्ता पक्का हो चुका है और मैं बदनामी मोल नहीं ले सकती, इसीलिए मेहरबानी करके आज के बाद यहां मत आइएगा। मलिक नवाज बोला, निम्रा, जब तक मैं तुम्हें देख न लूं मेरे दिल को करार नहीं आता। तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर यहां आता हूं, और मैं ये कोई तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं कर रहा, बल्कि मैं तुम्हारा मुंतजिर हूं। तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं। निम्रा बोली, बस साईं, मुझे और कुछ नहीं सुनना, ये सब बातें कहने की है। मलिक नवाज निम्रा से कुछ फासले पर खड़ा था, मजीद उसके करीब आ गया और बोला, सिर्फ तुम एक दफा कह दो कि तुम मंसूर के साथ शादी से खुश नहीं हो तो मैं सब कुछ बदल कर रख दूंगा। तुम जानती हो मेरी पहुंच से कुछ दूर नहीं है। निम्रा बोली, तो क्या आप अपनी पहुंच का गलत इस्तेमाल करेंगे और मुझे अपनी बांदी बना लेंगे? मैं अच्छी तरह जानती हूं आप जैसे लोगों को, जो अपनी दौलत की आड़ में हम जैसी लड़कियों को धोखा देते हैं। मलिक नवाज चिल्लाकर बोला, देखो निम्रा, अब तुम हद से बढ़ रही हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारी हर उल्टी सीधी बात बर्दाश्त करूंगा। तुम मेरी मोहब्बत को यूं गलत रुख नहीं दे सकती। मैं जा रहा हूं और आज के बाद तुमसे मिलने फिर कभी नहीं आऊंगा। ये कहते हुए मलिक नवाज तेज तेज कदम उठाता हुआ अपनी गाड़ी में बैठा और चला गया। निम्रा खड़ी आंसू बहा रही थी कि मुझ जैसी बदनसीब का आप नसीब कैसे हो सकते हैं। निम्रा के कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो वो एकदम से मुड़ी और उसके गले लगकर रोने लगी। निम्रा, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि लाला ने तुम्हें अपने लिए चुना, वरना गांव की बहुत सी लड़कियां हैं जो लाला पर मरती हैं। लेकिन कसम ले लो, जो लाला ने किसी को आंख भर कर भी कभी देखा हो। शक तो मुझे पहले ही था, इसीलिए मैंने आज लाला का पीछा किया और देखो मैंने तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। लाला तो जा चुके, उनकी क्लास तो मैं घर जाकर लूंगी। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या तुम लाला को पसंद नहीं करती, तो निम्रा खामोश रही। देखो निम्रा, तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यह लगता है ना कि लाला टाइम पास करने के लिए तुम्हारे आगे पीछे चक्कर लगा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। निम्रा, अगर तुम लाला से कह दो कि तुम मंसूर को पसंद नहीं करती,
तो मेरा यकीन करो, वो तुम्हें इस दलदल से बचा लेंगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम हमेशा के लिए इस दलदल में धंसती चली जाओगी और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। खुदा के लिए अपने बारे में सोचो निम्रा। निम्रा का दिमाग उस वक्त बिल्कुल काम करना छोड़ चुका था। सनोबर ने निम्रा की ऐसी हालत देखी तो वो बोली, चलो मैं तुम्हें जाते हुए घर छोड़ दूंगी। जब निम्रा घर गई तो मंसूर बोला, अम्मा इससे पूछो ये कहां से आ रही है। आज मैंने इसे वडीरे मलिक नवाज के साथ बात करते हुए देखा था। तो ताई बोली, अच्छा तो अब तुमने बड़े बड़े हाथ मारने शुरू कर दिए। वो चिल्लाते हुए बोली, क्यों हमारी इज्जत का जनाजा निकालने पर तुली हुई हो। मगर निम्रा खामोश रही क्योंकि वो फैसला कर चुकी थी। अब सिर्फ उस फैसले पर अमल करना बाकी था। आधी रात का वक्त था जब जुबैदा को गाड़ी की आवाज आई तो वो एकदम अपनी चारपाई पर उठ बैठी। दरवाजे की तरफ नजर दौड़ाई तो दरवाजा पट खुला हुआ था। अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, हाय मैं मर जाऊं, लगता है हमारे घर चोर आ गए हैं। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ भागी तो उसने निम्रा की एक झलक सी देखी। गाड़ी तेज रफ्तारी से चली और पल भर में उसकी आंखों से ओझल हो गई। जुबैदा वापस सहन में आई और मंसूर को जगाते हुए बोली, मंसूर निम्रा को कोई अगवा कर ले गया है, जल्दी उठो। मंसूर बौखला कर उठा और बोला, अम्मा ये सब मलिक नवाज का किया धरा है। मलिक नवाज ने ही निम्रा को अगवा किया है। जुबैदा बोली, तुम ये कैसे इतने यकीन से कह सकते हो सकता है किसी के साथ भाग गई हो। वैसे भी जैसी माँ वैसी बेटी, अच्छा हुआ जान छूटी हमारी। मंसूर बोला, अम्मा कैसी बातें कर रही हो। अगर निम्रा हमारे हाथ से चली गई तो समझो चाचा का घर भी चला गया और मैं वो घर किसी सूरत भी हाथ से नहीं जाने दूंगा। सुबह होने दो, मैं पंचायत बिठाऊंगा और मलिक नवाज का भांडा फोड़ूंगा। उसकी जुर्रत कैसे हुई मेरी होने वाली बीवी को अगवा करने की। सुबह होते ही पूरे गांव में वबेला मच गया कि मलिक नवाज ने निम्रा को अगवा कर लिया है। बहुत सी उंगलियां थीं जो मलिक नवाज पर उठ रही थीं। फैसले के लिए पंचायत बिठाई गई। गांव के सभी बड़े बुजुर्ग उस पंचायत में शामिल थे। मलिक नवाज सबकी निगाहों का मरकज था। मंसूर और उसकी मां भी इस पंचायत में शामिल थे। पंचायत शुरू हुई तो मंसूर बोला, मेरी होने वाली बीवी यानी मेरी चचाजाद को मलिक नवाज ने अगवा किया है। मेरी मां ने खुद उसे गाड़ी में बैठते हुए देखा है। अगवा होने से एक दिन पहले मैंने मलिक नवाज को अपनी चचाजाद के साथ देखा था। इसी ने उसको वर्गलाया है और बाद में अगवा कर लिया। गांव के बड़े बुजुर्ग बोले, मलिक नवाज अगर तो लड़की तुम्हारे पास है तो पंचायत का ये फैसला है कि तुम फौरन उसे छोड़ दो, वरना तुम्हें गद्दी से हटा दिया जाएगा। मलिक नवाज बोला, आप चाहें तो मुझे गद्दी पर बिठाएं या हटाएं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन वो लड़की मेरे पास नहीं है। मगर हाँ ये सच है कि मैं उसके अगवा होने से एक दिन पहले उससे मिला था, लेकिन ना तो मैंने उसे वर्गलाया और ना ही अगवा किया है। आप लोग जानते हैं मैं अपने उसूलों का पक्का हूं। मैं इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। मैं दूसरों की बहन बेटी की इज्जत को अपनी इज्जत समझता हूं। इसीलिए मैं कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जिससे कि मुझे खुद को शर्मिंदगी उठानी पड़े। बाकी जो आपका फैसला है मुझे कबूल है। और हाँ एक बात और, मैं बहुत जल्द उस लड़की का पता लगा लूंगा। आखिर उसको किसने अगवा किया है या फिर वो अपनी मर्जी से कहीं गई है। निम्रा को लापता हुए 2 दिन गुजर चुके थे मगर उसका कोई अता पता नहीं था। मलिक नवाज खुद बेहद परेशान था कि आखिर निम्रा कहाँ गई। मलिक नवाज ने शहर में निम्रा के बाप के पास से पता करवाया मगर वो वहां भी नहीं थी। मलिक नवाज ने सनूबर को बुलाया और उससे पूछा, क्या तुम किसी ऐसी जगह के बारे में जानती हो जहां निम्रा जा सकती है। सनूबर लापरवाही से बोली, मैं नहीं जानती, उसने कभी ऐसी जगह का जिक्र ही नहीं किया। लाला आप फर्ज करो अगर निम्रा भी आ जाए तो क्या आप उसे उन सालिम लोगों के हवाले कर देंगे जहां से जान छुड़वाकर वो भाग गई। मलिक नवाज बोला, क्या निम्रा घर छोड़कर भागी है या फिर उसे अगवा कराया गया है। सनूबर बौखला गई और बोली, मुझे क्या पता। मलिक नवाज उठते हुए बोला, देखो अगर तुम निम्रा के बारे में कुछ भी जानती हो तो मुझे बताओ, क्योंकि सवाल मेरे ऊपर उठ रहे हैं। सनूबर बोली, नहीं लाला मैं कुछ नहीं जानती, अगर मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। अच्छा मुझे नींद आ रही है, मैं सोने के लिए जा रही हूं। न जाने मलिक नवाज को क्यों ऐसा लग रहा था कि सनूबर निम्रा के बारे में जरूर जानती है और वो उससे कुछ छुपा रही है। निम्रा को घर से गायब हुए 3 रातें और 2 दिन हो चुके थे। तीसरे दिन सुबह सवेरे निम्रा रोती हुई घर आई तो उसका मंगेतर उसे खींचकर कमरे में ले गया और बोला, मैं तुमसे तभी शादी करूंगा जब तुम्हारी पाकीज़गी साबित होगी। निम्रा रोती चिल्लाती रही लेकिन उस जालिम इंसान ने उसकी एक न सुनी। कई रोज तक उसे भूखा प्यासा कमरे में बंद रखा। वो रो रो कर अपनी पाक दामनी की गवाही दे रही थी। सारे गांव में ये बात फैल चुकी थी कि निम्रा वापस घर आ गई है, लेकिन कैसे। हर एक के दिमाग में यही सवाल था। इस सिलसिले में पंचायत बैठी
जहां निम्रा और उसके घर वालों को बुलाया गया। गांव के बड़े बुजुर्गों ने निम्रा से पूछा कि उसे किसने अगवा किया। पहले तो निम्रा खामोश रही, क्योंकि वो अपनी ताई जुबैदा से डर रही थी। उसी लम्हे जब निम्रा की नजर अपने अब्बा पर पड़ी तो जैसे उसमें हिम्मत आ गई। वो बोली, मैं अपनी मर्जी से घर से भागी थी, इससे पहले कि कोई और कुछ भी बोलता। मंसूर बोला, मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा, न जाने किस किस के साथ इसने मुंह काला किया है। मलिक नवाज की बीजान आगे बढ़ी और एक जोरदार तमाचा मंसूर के मुंह पर मारा। आखिर क्या क्या करोगे तुम लोग इस बच्ची के साथ? तुम लोगों के मजालिम से तंग आकर वो इस जहन्नुम से भागकर यहां मेरी हवेली में आई। मैंने पनाह दी थी उसे। जो सजा देनी है मुझे दो। अगर किसी मजलूम को पनाह देना गुनाह है तो उस गुनाह की सजा मुझे मिलनी चाहिए। हाँ, मैं मानती हूं कि मैंने मलिक नवाज से ये बात छुपाई, क्योंकि मैं जानती थी कि वो अपने उसूलों का बहुत पक्का है। जब उसे पता चलेगा कि निम्रा यहां पर है तो वो जरूर निम्रा को उसकी ताई के हवाले कर देगा और फिर से वो इस जहन्नुम में जाकर अपनी ताई के जुल्मों का निशाना बनेगी। पंचायत में बैठे तमाम बड़े बुजुर्ग एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि अब क्या फैसला किया जाए। निम्रा का बाप, जो इतनी देर से खड़ा ये सारी कार्रवाई देख रहा था, अपनी बेटी के सर पर हाथ रखते हुए बोला, मेरी बेटी के साथ इतना जुल्म मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जुबैदा बोली, मेरी बात तो सुनो। निम्रा का अब्बा बोला, बस भाभी, अब मैं मजीद आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। मैं अपनी बेटी को अपने साथ शहर लेकर जा रहा हूं। बीजान बोली, अकबर, क्या तुम इसे एक जहन्नुम से निकालकर दूसरी जहन्नुम में धकेलना चाहते हो? अगर यहां इस पर जुल्म ढाने वाली इसकी ताई थी तो वहां उसकी सौतेली मां है जो उसे हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं तुम्हारी बेटी निम्रा का रिश्ता अपने पोते मलिक नवाज के लिए मांगती हूं। अगर तुम्हें कबूल है तो मैं अभी इसी वक्त मौलवी बुलवाकर यह निकाह करवाने के लिए तैयार हूं। अकबर बोला, बीजान, आप जैसे लोगों के साथ रिश्ता जोड़ना तो मैं अपनी खुशनसीबी समझता हूं। जो एक बाप का हक था वो आपने अदा किया। आपने मेरी बेटी को इस दलदल से बचाया। मैं भला आपको कैसे इनकार कर सकता हूं? मुझे ये रिश्ता बखुशी कबूल है। अगले दिन मलिक नवाज और निम्रा का निकाह कर दिया गया और वो अपने घर से अपने बाप के साए में रुखसत होकर मलिक हाउस आ गई। मलिक नवाज सोच रहा था कि क्या कोई मोहब्बत इतनी आसानी से मुयस्सर आ जाती है? शायद नहीं। ये जरूर मेरे किसी अच्छे अमाल का बदला है जो मुझे निम्रा की सूरत में मिला। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।